Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the topic of nutrition or digestion in a large intestine from first year biology Sargota board part 1. सो इस लेक्चर के अंदर हमने जिस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करना है वो ये कि लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है हमारी डाइजेशन के अंदर, और साथ ही कि इस के अंदर जो है एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, एसोसिएटेड डिजीज़ या जो एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं हमने उनको भी डिस्कस करना है। सो अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द बुक, क्योंकि बुक से ये लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, थ्योरेटिकल है, सो बुक इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, सो लार्ज इंटेस्टाइन की कंपोजिशन में क्या आता है, सीकम है, कोलोन है और रेक्टम, 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, सीकम की जहाँ तक बात है तो एक ब्लाइंड एंडेड सैक होता है जो कि प्रोजेक्ट करता है, ये जो कहाँ से स्टार्ट होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम से स्टार्ट होगा और फिर यहाँ से जो है ना इट इज़ बिटवीन द इलियम एंड कोलोन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या थी, स्मॉल इंटेस्टाइन की मौजूद थी इलियम। ठीक है, इलियम से आगे क्या मौजूद है, कोलोन। इनके दरमियान की जो एक सैक लाइक रीजन है, इस रीजन को हम नाम क्या दे रहे हैं, यानी इस रीजन को हम छोटे से रीजन को हम नाम क्या देंगे, सीकम का। यानी इलियम के बाद आएगी कोलोन, कोलोन के बाद आएगी सीकम, और सीकम क्या है, एक ब्लाइंड एंडेड सैक। सीकम में जो होता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, बॉडी की राइट साइड जो होती है आपकी, वहाँ से सीकम गुजरती है और उसमें उस सीकम के भी राइट साइड पर जो है वो क्या होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो इसको हम फिंगर लाइक कहते हैं, ये अपेंडिक्स है। ठीक है, और अगर इन केस के क्या होता है कि एक कंडीशन जिसको आप अपेंडिक्स कहते हैं, आप देख लें स्पेलिंग कि वहाँ पे क्या स्पेलिंग है ये वाले और यहाँ पे ये वाले स्पेलिंग है, वो स्ट्रक्चर है और ये उसका एसोसिएटेड डिसऑर्डर या डिजीज़ एक एबनॉर्मेलिटी टाइप है। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपने फ़ूड की इनटेक की है और फ़ूड की इनटेक के फ़ौरन बाद आपने कोई एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया या आपने वॉक करना शुरू कर दी है या आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि फ़ूड, क्योंकि अभी आपकी कैनाल्स यानी इंटेस्टाइन्स के अंदर ही जा रहा होता है, ट्रैवल कर रहा होता है, सो फूड फ़ौरन से अपेंडिक्स यहाँ पे जो है आके स्टोर हो जाएगा। अब ये तो स्ट्रक्चर ऐसा ना जो ब्लाइंड एडेड है, जिसका काम ही नहीं था डाइजेशन में, फूड जहाँ पर आके ट्रैप हो जाएगा तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे वो फिर आपको पेनफुल सेंसेशन फ़ील होगी, जिस डिज़ीज़ कंडीशन को आप नाम देते हैं अपेंडिक्स का, और फिर उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है, क्योंकि यहाँ से तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि इसको क्लियर किया जाए, तो सर्जिकली यहाँ से कट कर दिया जाता है। बिकॉज़ अपेंडिक्स की एज सच हमारी बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं होती, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी एक ख़ास ऑर्गन नहीं है, हो या ना हो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। सो दैट्स वाई क्या होता है कि ये कंडीशन होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेसिकली अब आ जाते हैं डायरेक्टली कि जो मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आया था, यानी स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो मटेरियल आया था वो मटेरियल क्या था कि ये जो है इसमें वाटर लार्ज क्वांटिटी में था, डिज़ोल्व सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा थे और अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी था साथ। ठीक है, तो वाटर और सॉल्ट तो डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड के अंदर, अनडाइजेस्टेड मैटर में से जब सारा पानी निकल जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फीसिस के अंदर। ठीक है, तो ये जो फीकल मैटर होता है इसमें ये आगे जाएगा, इसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, प्लांट फाइबर्स भी हैं, स्लफ्ड ऑफ यानी कि जो वहाँ से टूट के गिरते हैं वो वाले म्यूकस सेल्स होंगे, म्यूकोजल सेल्स होंगे, कोलेस्ट्रॉल या बाइल की पिगमेंट्स होंगी और थोड़ा सा वाटर की क्वांटिटी होगी, ताकि फूड जो है फीकल मैटर जो है वो बॉडी से आसानी से एक्सक्रीट हो सके। ठीक है जी, इसके अलावा क्या होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि इन चीज़ों पर फीड करते हैं, वहाँ से हमें विटामिन के मिल जाती है, फूड और ज़्यादा जो है ना वेस्ट बन जाता है और ये वेस्ट जो बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है फीकल मैटर की या फीसिस की फॉर्म में। ठीक है जी, अगर क्या हो कि वाटर की एब्जॉर्प्शन और सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन ना हो, कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो जाती है, जैसे जो पिन वॉर्म होता है, ठीक है, अगर वो लार्ज इंटेस्टाइन में आके इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है, तो उससे क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन से कि ये जो एक्शन या डिस्टर्बेंस होती है, कंडीशन होती है, इसको हम डायरिया कहते हैं। डायरिया में वाटरी स्प्लूटम रिलीज़ होता रहता है, यानी कि वाटरी सेक्रीशन जो है वो बॉडी से रिलीज़ होती है, बाकायदा फीसेस नहीं होते, उसको हम डायरिया कहते हैं। और अगर क्या हो कि बहुत ज़्यादा वाटर की कंजप्शन हो जाए, बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ हो जाए बॉडी में, तो फिर उसको कॉन्स्टिपेशन का नाम देते हैं। सो ये दोनों कंडीशन क्या हैं कि अगर एब्जॉर्प्शन ना हो तो फिर क्या होती है, डायरिया। ठीक है जी,
पेट में दर्द भी होगा और इसके अलावा डायरिया की कंडीशन है। लेकिन क्या है कि अगर आप कॉन्स्टिपेशन कहते हैं तो इसमें और भी ज़्यादा पेनफुल सेंसेशन है कि आप जो एक्सक्रीशन है वो नहीं कर सकते, डेफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है जी। सो ये एक्सेसिव वाटर के अब्जॉर्प्शन की वजह से होता है। ये तो था कि लार्ज इंटेस्टाइन का हमारे डाइजेशन के अंदर क्या रोल होता है। थोड़ा सा हमने यही देखा कि डाइजेशन में ऐसा रोल नहीं है, एब्जॉर्प्शन के अंदर रोल है कि वाटर को और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है, फीकल मैटर को और ज़्यादा जो है वो बैक्टीरिया से ब्रेक डाउन करवा के विटामिन के बनवा के और बॉडी से रिलीज़ करेगा। इन केस कोई डिजीज़ कंडीशन है वो दो हैं, डायरिया और दूसरी क्या है, कॉन्स्टिपेशन। फिर उसके बाद आते हैं रेक्टम पे। रेक्टम लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का एज़ वेल एज़ लार्ज इंटेस्टाइन का, क्योंकि ये टेम्परेरी तौर पर फूड को स्टोर करेगा। फिर उस टाइम उस पर्सन को फ़ील होता है कि उसको डेफिकेशन करना चाहिए। सो उस टाइम क्या होता है कि ये अपनी जो रेक्टम है ये इस पोर्शन के अंदर स्टोर करता है वेस्ट को थोड़े टाइम के लिए। दो स्फिंक्टर मौजूद हैं। स्फिंक्टर जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। स्फिंक्टर का मतलब होता है एक ऐसा मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसकी शेप बिल्कुल एक रिंग की तरह होती है, जो बेसिकली अमाउंट ऑफ मटेरियल पासिंग थ्रू इट, यानी इससे जो चीज़ भी गुजर रही होती है उसको उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा ओपनिंग क्लोज हो जाएगी, ठीक है, और अगर ये रिलैक्स करेगा तो चीज़ ओपन ही होगी और मूवमेंट हो सकती है। सो ये टेम्परेरी तौर पर उसको जो है फिल करेगा। फिर अंडर नॉर्मल कंडीशन डेफिकेशन रिफ्लेक्स होती है और वो पर्सन जो है डेफिकेट कर देता है। और डेफिकेशन जो होती है एल्डर वंस के अंदर वो कॉन्शियसली उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इन्फेंट्स यानी जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर जो है ना ये कंडीशन फेस नहीं हो पाती, यानी वो डेफिकेशन रिफ्लेक्स शो नहीं कर पाते, यानी वो उसको स्टोर नहीं कर पाते। बेसिकली क्या होता है कि वो जो है ना फ़ौरन ही उनको जो है वो डेफिकेशन करनी पड़ती है, कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन क्या होता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैच्योर होते हैं, सेंसिबल होते हैं, तो बच्चे भी डेफिकेशन रिफ्लेक्स समझ आते हैं, कंट्रोल समझ आते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चंस देखें तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको बनता है, कंपेयर अपेंडिक्स एंड अपेंडिक्ट्स, ठीक है। अपेंडिक्स क्या है, वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है ना मटेरियल अगर चला जाए, फूड चला जाए, तो वो क्या चीज़ होती है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और सीकम का ही पार्ट है बॉडी के राइट साइड पे। और अपेंडिक्स क्या है, वो डिजीज़ कंडीशन का नाम है, ठीक है जी। डायरिया कॉन्स्टिपेशन में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, यानी ये दो शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंस के यहाँ से आते हैं। ये आपको स्क्रीन पे लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नज़र आ रहा है, राइट द स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, यानी आपने स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। ये सारा जो है ये स्ट्रक्चर भी और साथ साथ रोल भी है, तो आपने ये सारा जो है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रॉपर स्मॉल हेडिंग्स के अंदर, यानी माइनर हेडिंग्स सब हेडिंग्स के अंदर इसको मेंटेन करें। नीचे आपको ये डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के रोल नज़र आ रहे होंगे, ये भी है, नेक्स्ट पेज भी है। ये आप MCQs के लिए पढ़ सकते हैं कि आपको अगर थोड़ा टॉपिक मुश्किल हो रहा है प्रिपेयर करने में, तो आप अगर ये चीज़ पहले पढ़ लेते हैं तो आपको आसानी होगी। इसके अलावा MCQs अगर देखना चाहें तो फिर वहाँ भी आप सरसरी तौर पर इसको पढ़ सकते हैं, ताकि आपको MCQs वगैरह जो है वो प्रिपेयर करने में आसानी हो, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा जो डाइजेशन का चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हमने दो ही डिजीज़ इसके साथ डिस्कस करनी है, क्योंकि अगर हमने हम कहते हैं कि जब हमने डिस्कस किया था स्टमक को, तो वहाँ से रिलेटेड जो डिज़ीज़ थे, डिस्पेप्सिया था, इनडाइजेशन का, या फूड पॉइजनिंग थी, या ओबेसिटी थी, तो वो स्टमक से रिलेटेड से, दैट्स वाई हमने स्टमक के साथ डिस्कस किए। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ हमने एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा डिस्कस किया था, क्योंकि वो उससे थोड़ा सा लिंक कर रहे थे। और लार्ज इंटेस्टाइन के साथ हम रिमेनिंग जो है जो दो पार्ट हैं वो डिस्कस करेंगे। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको साथ ही साथ डिस्कस करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो। सो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं इस चैप्टर और इस लेक्चर के, हमारे चैप्टर 12 न्यूट्रिशन के। पाइल्स, ठीक है, जिसको आम ज़बान में आप बवासीर भी कहते हैं। पाइल्स या ह्यूमरॉइड्स क्या होती हैं, ह्यूमरॉइड्स ये ऐसा डायलेटेड जो टॉर्चरियस वेन्स होता है, या जो है ना एनोरेक्टल म्यूकोसा के अंदर टॉर्चरियस वेन्स क्या हैं कि ना इससे पेन बहुत होती है, सेंसेशन ऐसी होती है कि पेन बहुत होती है, ठीक है। सो इसमें जो होता है ना समटाइम्स मैस क्या होता है कि ब्लीड भी स्टार्ट कर देता है, कि बोवल मूवमेंट हो गई है, ये डेफिकेशन के दौरान ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। सो ये जो है ना इस किस्म की कंडीशन है। सिचुएशन और ज़्यादा एग्रीगेट हो सकती है, तो पर्सन को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। आप खुद सोचें कि जो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस और पेनफुल सिचुएशन है कि बॉडी से एक्सक्रीशन ना हो सके, और साथ ही वेस्ट मटेरियल बॉडी में रहे और साथ पेन भी होती रहे। इस वजह से हम कहते हैं कि ये बहुत ही फैटल, या हम कहते हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन है। डिफिकेट
कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक्सपेल करने में बहुत डिफ़िकल्टी पेन होती है। सिम्टम्स की रीज़न क्या है कि पेशेंट इल हो जाता है क्योंकि डिस्टेंशन हो जाती है रेक्टम की, यानी कि रेक्टम फिजिकली डैमेज होना शुरू हो रही होती है। इसकी वाइड थेरेपी ऐसी है कि इम्प्रूवमेंट की जाए हाइजीन के अंदर, फूड सॉफ्ट यूज़ किया जाए, रफेज या लैक्सेटिव या इस किस्म की चीज़ें, यानी कि हार्ड या सख्त फूड इस्तेमाल ना किया जाए, सॉफ्ट सा फूड इस्तेमाल किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं लाइक बॉइल्ड राइस हो गया या इस किस्म की चीज़ें, खिचड़ी वगैरह हो गई, ठीक है, ऐसे सॉफ्ट फूड यूज़ किया जाए। और पेशेंट को जो है वो हार्ड सीट पर, कभी भी हार्ड सीट पर ना बैठें। और इसके अलावा अगर सिवियरिटी बहुत ज़्यादा तो सर्जिकली रिमूव किया जाता है। बेसिकली पाइल्स में होता ही यही है, आखिरी हल यही होता है कि इसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। अगर इनिशियल स्टेज हो तो डिफरेंट मेडिसिन होती हैं, ऑइंटमेंट्स होती हैं जो लगाया जाता है तो ये शेड ऑफ हो जाती हैं। और अगर क्या हो कि ये चीज़ें मेडिकली नहीं होती ठीक, तो फिर सर्जिकली रिमूव की जाती है। मेडिकल का मतलब है कि उसके लिए कोई ऑइंटमेंट या मेडिसिन यूज़ की जाए, और सर्जिकल का मतलब है बाकायदा ऑपरेशन से इस चीज़ को वहाँ से रिमूव करके तो एरिया को क्लीन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट डिजीज़ है अल्सर। अल्सर ऑल दो स्टमक से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे हम इसको एट द एंड इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी ये डिफरेंट भी है। अल्सर क्या चीज़ होती है कि इनर वॉल जो होती है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक की, वो कवर्ड होती है म्यूकस के साथ, ठीक है। ये चीज़ हम जानती हैं कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक की जो इनर मोस्ट लेयर है, जो फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, उसको म्यूकोजल जब म्यूकस लेयर का नाम देते हैं, वो उससे कवर्ड होती है। अब ये प्रोटेक्ट करती है सारे एंजाइम से, क्योंकि म्यूकस जो है ये रिलीज़ होती रहती है, म्यूकस की लेयर कवरिंग कर लेती है, एंजाइम से प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर म्यूकस लेयर जो है ब्रेक डाउन कर जाती है डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से, या स्टमक या ड्यूडेनम ज़्यादातर, और कभी कभी लार्ज इंटेस्टाइन में भी, कि अगर जो है ना क्या होता है कि वहाँ से डैमेज क्रिएट हो जाए, तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं अल्सर का। अल्सर बेसिकली क्या होता है, सॉरनेस होती है, रेडनेस होती है। ओकेजनली ये एक होल छोटा सा डेवलप हो जाता है ज़्यादा डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर। बहुत ज़्यादा इसके चांसेस स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, और बहुत कम रेयर केसेस में कोई इक्का दुक्का केस ऐसे हैं जिनमें लार्ज इंटेस्टाइन भी होता है। सो इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली फूड जो था, जो बहुत एसिडिक था, वो इनके कांटेक्ट में आ जाता है, एंजाइम इसके कांटेक्ट में आते हैं, जो अपना ही स्ट्रक्चर फिर डैमेज कर देती हैं। फैटल कंडीशन होती है, और मेडिकली इसको सॉर्ट आउट किया जाता है, मेडिकली इसको क्योर किया जाता है, केयरफुली देखा जाता है। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर लेट्स फॉर एग्जांपल के समझने के लिए हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल थी, ठीक है, या हम लेट्स से किसी भी रीजन को बात कर लेते हैं, या हम चलें स्मॉल इंटेस्टाइन की ही बात कर लेते हैं, कि ये रीजन जो था, इस तरह से हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का रीजन होता है इस तरह से, ठीक है। लेट्स से कि इस रीजन के अंदर जो है ना अल्सर है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ पे सॉर्टनेस हो जाएगी, ये जगह स्वेल कर जाएगी, सूज जाएगी। अल्सर है तो यहाँ पे छोटे छोटे होल्स क्रिएट हो जाएंगे, तो ये बहुत फैटल सिचुएशन है। या हम दूसरी कंडीशन क्या कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह देते हैं कि स्टमक की, लेट से बात करते हैं कि ये हमारे पास जो है कि ये स्टमक का रीजन है, ठीक है। स्टमक के रीजन के अंदर लेट से हम कहते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे अल्सर हो गया है, तो यहाँ पे छोटे छोटे होल क्रिएट हो जाएंगे। सेम इज़ द केस विद के लेट से हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, तो यहाँ पर अगर कंडीशन हो गई है, तो अल्सर बेसिकली होता ये है कि एक छोटा सा होल क्रिएट हो जाता है। और रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि एसिडिक फूड अगर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए, तो अगर जो गैस्ट्रिक जूस है या ड्यूडेनल सेक्रेशन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाती हैं, तो ये चीज़ें क्या करती हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज करते हैं। कैसे कि एंजाइम ही बेसिकली और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और हमारे स्ट्रक्चर्स को ही डैमेज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दरमियान की म्यूकस लेयर हट चुकी होती है, डाइजेस्ट हो चुकी होती है। सो दैट्स वाई ये चीज़ें हमें ख़राब करती हैं। जहाँ से जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है, व्हाट इज़ अल्सर, डिस्क्राइब इट्स रीजंस, ठीक है, कि अल्सर क्या होता है और इसके रीज़न बताएं। आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है ये अच्छे से समझ आया होगा। इन केस कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, सो आप इस लेक्चर को दोबारा से स्टार्ट से भी सुन सकते हैं, कि आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ आई रेकमेंड यू ऑल कि आप ज़रूर शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नोट किया करें। ये वो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और हर साल इनमें से मैक्सिमम अप टू 80 to 90% इन क्वेश्चन में से जो है वो रिपीट होती हैं। सो आप अगर चाहते हैं कि सरगोदा बोर्ड फर्स्ट ईयर पार्ट 1 बायोलॉजी पेपर में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें, सो ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को भी ज़रूर कंसिडर करें। फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स एंड गुड लक।